हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस उपाध्याय स्वागत करता हूँ आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल नेट क्लासेस में। और हमने कल आपको कुछ बेसिक पढ़ाया था 10th क्लास फिजिक्स का, ठीक है। तो आज हम उसी का थोड़ा सा रिवीजन करके रिवाइज करने के बाद में आगे का लेके चलते हैं, ठीक है। तो हमने कल क्या बताया था? हमने बताया था आवेश। आवेश क्या होता है? आवेश किसी पदार्थ के पार्टिकल्स की एक प्रॉपर्टी होती है जिससे वह उसके विद्युतमय और चुंबक यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक यानी इनके गुणों को प्रदर्शित करता है, उनके गुणों को शो करता है। जैसे कि अगर सेम चार्ज होते हैं, अगर सेम चार्ज होते हैं पॉजिटिव तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अगर अपोजिट चार्ज होते हैं तो क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसी तरह से अगर नॉर्थ होता है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, नॉर्थ साउथ होता है तो एक दूसरे को आकर्षित करता है, ठीक है। उसके बाद में कूलम्ब लॉ आया था। कूलम्ब ने क्या कहा था? कूलम्ब ने कहा था किन्हीं दो चार्ज पार्टिकल है ना, किन्हीं दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन है ना, अगर सेम चार्ज है तो रिफ्लेक्ट होगा और अगर अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्शन होगा। तो किन्हीं दो आवेशों के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन और रिफ्लेक्शन फोर्स जो होगा उन चार्ज के मल्टीपल के प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच के डिस्टेंस के इसके इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। ये कहा था, यानी F इक्वल टू, ये था F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर, जहां ये नियतांक है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू थी 9 × 10 की पावर 9, या फिर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू थी 8.85 × 10 की पावर -12। ये बताया था। उसके बाद में क्या बताया था? उसके बाद में बताया था तो इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक लाइन क्या होती है? कहते हैं ना, ये क्यू चार्ज है, ठीक है। इस क्यू चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र ना, क्यू चार्ज के चारों का वो एरिया जिसमें कोई अदर चार्ज क्या करे? दो तरह के फोर्स का अनुभव करेगा, तो अट्रैक्शन फोर्स का या फिर रिफ्लेक्शन फोर्स का, मतलब या तो आकर्षित बल या प्रतिकर्षित बल का अनुभव करता है, उसे क्या बोलते हैं? वो इस वाले आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो E इक्वल टू F/Q, यानी इस पर जितना बल लगेगा और इस आवेश के अनुपात को क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इतना बताया था। फिर उसके बाद में आया था किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसमें हम बिंदु लेके चले थे, माना था कि एक क्यों आवेश है, इससे r मीटर दूरी पर कोई डिस्टेंस है ना, r मीटर दूरी पर कोई पॉइंट P है, जिस पर हमें क्या निकालना है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। उसके लिए हमने क्या कहा था? हमने माना था, इसे मान लिया था इस P पॉइंट को परीक्षण आवेश जिस पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो आवेश Q0 है। तो इस Q की वजह से इस Q0 पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो क्या होगा? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q Q0 अपॉन r स्क्वायर, ये था। और हमें ये भी पता था चूंकि E इक्वल टू F/Q होता है, तो क्योंकि F की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे तो क्या आएगा? E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q Q0 अपॉन r स्क्वायर अपॉन में Q0, तो Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में r स्क्वायर। ये बताया, यहां तक हमने बताया था। उसके बाद में आया था इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव क्या था? विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा सिस्टम था जिसमें दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प डिस्टेंस पर होते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो अपोजिट एंड इक्वल चार्ज आपस में एक दूसरे से एक स्मॉल डिस्टेंस पर होते हैं। उस स्मॉल डिस्टेंस को लेके चलते हैं पूरा। ये बताया था ना कि ये हमने मान लिया कि ए बी है, ए और बी, इस पर -q चार्ज है, इस पर +q चार्ज है, और इनके बीच की डिस्टेंस की 2 है। तो इसका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था वो इन दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड यानी q और उन दोनों की बीच के डिस्टेंस के मल्टीपल को क्या बोलता हमने? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या था? किसी एक चार्ज तथा उन दोनों चार्जों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। हमने इतना कब तक पढ़ लिया था। अब देखो, इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर ही इसी पर विद्युत द्विध्रुव पर बेस्ड दो डेरिवेशन है, ठीक है। जैसे कि डेरिवेशन है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमने माना एक विद्युत द्विध्रुव है यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल है, कितना? ये इसकी डिस्टेंस हो गई 2
2l, ये ए भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिस पर माइनस क्यू चार्ज है और इधर प्लस क्यू चार्ज है। अब देखो इससे इधर की ओर यानी इसके अक्ष पर भी होगा और इसके नीचे या फिर ऊपर, वो बोलते हैं निरक्षीय, मतलब एक तो अक्ष पर हो सकता है, एक उसके निरक्षीय, अक्षीय अलग होगा। यानी हमने मान लिया इसकी दो कंडीशन हो गई, तो अक्षीय वाली और एक निरक्षीय वाली। हम अक्षीय वाली कंडीशन लेके चलेंगे तो क्या हुआ, इसी के अक्ष पर, इसके एक्सिस पर क्या होगा, एक पॉइंट P है। हमने माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए भी है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी 2l है। अब इसके मध्य बिंदु O से, ये मध्य बिंदु O है, इससे r मीटर दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यहां से समझो ये 2l है, ये मिड पॉइंट है, तो ये वाला l होगा, ये वाला l होगा की बात है इतनी। तो अब यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, यहां से यहां तक की दूरी है तुम्हारी r। अगर हमें B से P तक की डिस्टेंस निकालनी होगी तो हम r में से l को माइनस कर देंगे। देखो हमें ये दे रखा है, हमें ये निकालना है, तो इसमें से इसको हटा देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, इतना सेम हमें अगर A से P तक की डिस्टेंस निकालनी है तो अब क्या करेंगे, इसमें हम r में l जोड़ देंगे। हमने क्या किया, ये यहां तक की वैल्यू तो r थी, इससे आगे की l थी, दोनों को हमने ऐड कर दिया तो आ गया r प्लस में l, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने क्या माना, हमने मान लिया कि A यानी A आवेश के कारण, A चार्ज की वजह से या माइनस Q चार्ज की वजह से बिंदु P पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्या माइनस Q चार्ज की वजह से पॉइंट P पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, हमने मान लिया वो E1 है। तो E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में r का स्क्वायर होता है, मगर डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे, r प्लस l, तो जाएगा ये r प्लस l का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या मानेंगे प्लस Q चार्ज की वजह से पॉइंट P पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कितनी है, E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r माइनस l का स्क्वायर। ठीक है, इसमें तो किसी बच्चों को दिक्कत नहीं है, ये आ गया। अब हम मानेंगे पॉइंट P पर जो टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, पॉइंट P पर टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी आएगी, माइनस E1। ठीक है, जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, E2 माइनस E1। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r माइनस l का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r प्लस l का होल स्क्वायर। अब इसमें से कुछ चीज कॉमन आ रही है, देखो ये Q दोनों में है, एप्सिलॉन नॉट दोनों में है ना, ये दोनों में है, दोनों में से बाहर आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो E इज इक्वल टू Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेके बाहर बचा कितना, 1/r माइनस l का स्क्वायर और माइनस 1/r प्लस l का स्क्वायर। क्या हमारा बचेगा, अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम कैसे लेंगे, देखो E इज इक्वल टू Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन, इसमें तो कुछ नहीं करना। एलसीएम कैसे लेते हैं, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इधर, उसकी उधर, तो कितना हो जाएगा, r माइनस l का स्क्वायर, सॉरी r प्लस l का होल स्क्वायर माइनस r माइनस l का स्क्वायर और अपॉन में दोनों के आपस में। अब यहाँ पे देखो, अगर हम दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा a माइनस b और ये a प्लस b, तो a माइनस b क्या होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया यहाँ पे। यहाँ से आगे क्या करेंगे हम, E इज इक्वल टू Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे रहेगा, ऊपर वाले दोनों फॉर्मूला बोल देंगे हम। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे a की जगह r है और b की जगह है l, तो हो जाएगा r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर प्लस 2rl माइनस सेम, यह माइनस का फॉर्मूला है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, l r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस 2rl, तो कितना हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस 2rl अपॉन में कुछ नहीं करना, ऐसे लिखना हमें r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसके बाद में क्या करेंगे, हम इस माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, इसकी इस माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, तो आएगा r स्क्वायर
प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और प्लस 2RL, नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो यहां से कुछ वैल्यू कट गई, कौन कौन सी वैल्यू कट गई, आर स्क्वायर एल स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर कट गया। अब इसमें एक चीज और मान के चलते हैं, मानते हैं कि जो एल डिस्टेंस है वो आर के कंपेयर में बहुत छोटी है, और जब आर के कंपेयर में एल छोटी है अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो और भी छोटी हो जाएगी ना। तो यहाँ पे मान के लिखते हैं हम कि एल स्क्वायर जो है वो क्या है, वो लेस देन है आर स्क्वायर के, ठीक है। एल स्क्वायर जो है वो लेस देन है आर स्क्वायर के, यानी आर स्क्वायर बड़ी है, जब आर स्क्वायर बड़ी है तो हम एल स्क्वायर को यहाँ पे नेगलेक्ट कर देंगे, यानी इसको छोड़ देंगे। छोड़ने में क्या आएगा, E इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर से 2 और 2 मिलकर के भाई 4 आर एल अपॉन में आर स्क्वायर की पावर 2। ऐसा समझ में आया। इससे आगे क्या होगा, E इक्वल टू, अच्छा ये काम करो, इस क्यू को अंदर लेके चले जाओ और इस एक आर से इस वाले को काटेंगे तो एक पावर बचेगी, यानी 2 दूनी 4 है ना, 4 में से एक गया 3 बचेगी पावर। यहाँ पे 2 का स्क्वायर यानी आर स्क्वायर का स्क्वायर को लिख सकते हैं आर की पावर 4, और देखो ऊपर से नीचे आएगी तो आर की पावर 3 बचेगी, ठीक है। तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आएगा 4 क्यू एल अपॉन में आर की पावर 3, इतना आ गया, ठीक है। इसके बाद में क्या करते हैं, देखो मैं यहीं पे समझा रहा हूँ आपको, ये रहा। इसके बाद में क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 into 2QL अपॉन में r की पावर 3। और हमने पढ़ा था अभी क्या, 2QL किसके बराबर था, अभी बताया था ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, तो 2QL किसके बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P के बराबर हो जाएगा। तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन में r की पावर 3, ये आ जाएगी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। न्यूटन पर कूलम्ब, समझ में आया। अच्छा एक काम करो, इसको मैं दोबारा से एक रफली ऐसे समझा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, और इसको फिर तुम नोट कर लेना। देखो पीडीएफ आपको मिलेगी, मगर अगर तुम साथ में रफ कॉपी और पेन लेके नोट करते चलोगे ना तो ज्यादा समझ में आएगा, या फिर पहले पूरा समझो, प्रॉपर समझो, दोबारा वीडियो दोबारा ऑन करके पूरे को उतारो, ठीक है। देखो हमने क्या माना, अच्छा मैं लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, लैंग्वेज में ये डायग्राम बना लिया हमने। अगर तुमने ये डायग्राम बना लिया तो तुम उसको थ्योरेटिकल भी लिख सकते हो और उसको न्यूमेरिकल भी कर सकते हो, ठीक है। हमने माना लेट ए बी इलेक्ट्रिक डाइपोल, हमने माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज से मिलकर बना है, और जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 12 है ना। हमने मान लिया इलेक्ट्रिक डाइपोल के मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जिस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो B से R तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R में से L घटाएंगे तो R माइनस L हो गई, और A से P तक की डिस्टेंस हो जाएगी, R में L जोड़ देंगे तो R प्लस L हो जाएगी, ठीक है। अब 2 चार्ज हैं, दोनों चार्ज इस पॉइंट P पर कुछ ना कुछ इनकी इंटेंसिटी होगी, यानी कुछ ना कुछ Q1 की इंटेंसिटी होगी, कुछ ना कुछ Q2 की इंटेंसिटी होगी। हमने मान लिया इस माइनस क्यू की वजह से, इस माइनस क्यू की वजह से जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 है, तो E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर होता है R स्क्वायर, मगर डिस्टेंस यहाँ पे कितनी है, R प्लस L, तो हम देंगे R प्लस L का स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगी। सेम इस प्लस Q की वजह से भी होगा, उसको मान लिया हमने E2, तो E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी, ठीक है। अब ऐसे देखो भाई, इसकी डायरेक्शन भी इधर को है, इसकी डायरेक्शन भी इधर को है, तो इस वाले में से हम उस वाले को माइनस करेंगे, है ना। हम क्या करेंगे, E2 में से जो E2 होगा उसमें से E1 को माइनस कर देंगे। जब E2 में से E1 को माइनस करेंगे तो हमें क्या निकल जाएगी, टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी विद्युत क्षेत्र की कुल तीव्रता निकलेगी बिंदु P पर। तो E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, दोनों की वैल्यू पुट की हमने, पुट करने के बाद में हमें पता चला कि Q और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों में कॉमन तो हमने दोनों से बाहर लिख लिया। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम में क्या होता है, ये वाला यहाँ पे जाता है, इसकी मल्टीप्लाई उधर होती है और दोनों की आपस में, तो ये इधर आ गया, वो उधर पहुंच गया, दोनों के आपस में a प्लस b और a माइनस b, ये a प्लस b था, ये a माइनस b था, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया इतना। इसके बाद में
a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर हमने यहाँ पे फॉर्मूले खोल दिए। क्या होते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये आ गया। खोलने के बाद इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो सारे साइन हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे जो माइनस वाले थे वो प्लस वाले से कैंसिल हो जाएंगे और 2rl मिलकर बन जाएंगे 4rl। अब हमने क्या देखा कि जो l की वैल्यू है वो r से बहुत बड़ी है। जब l की वैल्यू r से बड़ी है तो उसके स्क्वायर की वैल्यू तो और भी बड़ी हो जाएगी। तो हमने क्या किया, उस r स्क्वायर को क्या कर दिया, हमने नेगलेक्ट करके छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में ये वैल्यू आ गई। देखो एक स्क्वायर दे रहा स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर होता तो पावर हो जाती है 4 पावर हो गई। एक पावर ये थी ऊपर, नीचे है 4, काटेंगे तो 3 बचेगी। 4 में से एक 3 बचेगी ना, तो 1/4 क्यू एल अपन r की पावर 3। अब हमने इसको 4l को लिख दिया 2 × 2ql। हमने पढ़ा था 2ql क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी वैल्यू द्विध्रुव आघूर्ण। तो उसकी जगह रख p = 1/4 2p r की पावर 3 न्यूटन पर कूलम हो गया। ठीक है, उतार लो इसको। मैं इसको रफ कर रहा हूं, वीडियो पॉज करके इसको उतार लो। ठीक है, मैं यहां से रफ करता हूं इसको। और हमने क्या पढ़ा अब तक, इसके एक्सिस पॉइंट पर यानी इसके अक्षीय स्थिति पर। अब इसके क्या करेंगे, अब सेकंड पॉइंट लेंगे हम इसके निरक्षीय स्थिति में। देखो निरक्षीय स्थिति में क्या होगा, ये ज्यादा समझने वाला है तुम्हारा, इजीली समझा दें। ठीक है, हमने मान लिया वो इसे मानेंगे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमने माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है ए बी जो -q और +q चार्ज से मिलकर बना है और जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, जिनके बीच की डिस्टेंस है 12। अच्छा 12 को हम आधी आधी करके लिख लें, हमें बाद में भी करनी पड़ेगी ना। हमने माना ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो -q और +q आवेशों से मिलकर बना है, जो -q और +q चार्ज से मिलकर बना, जिनके बीच की डिस्टेंस है 12। हमने माना निरक्षीय स्थिति में यानी उसके अक्ष पे नहीं होगी, इस बार ऊपर की ओर होगी। इसके निरक्षीय स्थिति में मध्य बिंदु O से, ये मिड पॉइंट O है, इससे r मीटर, ये वाली डिस्टेंस मान ली हमने r मीटर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है। ठीक है, इसके मिडिल पॉइंट से r मीटर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट क्या है, P है, जिस पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब ऐसे देखो भाई, हमें डिस्टेंस तो ये वाली चाहिए, हमें तो डिस्टेंस ये वाली चाहिए, क्योंकि क्यों से डिस्टेंस चाहिए, इधर से ये वाली डिस्टेंस चाहिए। अब देखो ये वाली डिस्टेंस r, ये वाली l, यहां से क्या बन गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल के 90 डिग्री कोण बना हुआ है। तो राइट एंगल ट्रायंगल से जब निकालेंगे a और p की डिस्टेंस, सॉरी यहां पे होगा p है ना, a और p की जब डिस्टेंस निकालेंगे तो आएगी √l² प्लस में r²। कैसे निकाली, जो कर्ण का स्क्वायर होता है, अच्छा यहां पे देख लो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये होता है तुम्हारा लंब। ठीक है, ये होता है आधार और ये होता है कर्ण। ठीक है, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज। जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो हमने क्या लिया, हमने यहां से k का स्क्वायर जो निकाला तो आ जाएगा वो l का स्क्वायर ये वाला और प्लस में r का स्क्वायर, मगर हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, k चाहिए, तो उधर हट के वो अंडर रूट हो जाएगा। तो ये आ गया। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा बच्चों, ये थोड़ा लाइट हो रहा है, ऐसे डार्क करते थोड़ा सा। ठीक है, ये हुआ, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री का होता है, ये बताया था हमने परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, ये बताया था ना। अब जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है, मगर हम हाइपोटेन्यूज निकालना है, खाली स्क्वायर नहीं निकालना। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, इधर ही स्क्वायर को बदल के अंडर रूट बन जाएगा, तो a² प्लस b²। अब p की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, r, तो b की है l, तो h कितना आ गया, अंडर रूट r² प्लस l²। तो ये वाली वैल्यू सेम इधर वैल्यू होगी, तो अंडर रूट r² प्लस l²। क्या आ गया। ठीक है बच्चों, अब ऐसे देखो, आपने 10th में 11th में पढ़ा होगा 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन, इस तरह पढ़ा है ना। अब ये जो जा रहा है टेढ़ा जा रहा है इस तरह से, है ना, तिरछा जा रहा है। अब यहाँ पे x अक्ष पे होता, जब होता है y अक्ष पर, ये क्या जा रहा है, ये इस तरह जा रहा है। अब जब ये इस तरह जा रहा है तो उसको हम दो तरह से ब्रेक कर लेते हैं, दो तरह तोड़ लेते हैं। कैसे,
एक ऊर्ध्वाधर और एक लंबवत, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। जब इसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में तोड़ते हैं तो जैसे कि ये सीधा ऐसे जा रहा है ना, तो हम इसको एक इस तरह ब्रेक कर लेंगे, उसको हो जाएगा ये सेम, ये इधर को जा रहा है तो एक तो ये ऊपर के हो जाएगा और एक हो जाएगा ये। दोबारा समझो इस चीज को। मान लिया मैंने यहां से स्टार्ट चलने किया, यहां से चल के यहां पहुंच गया, तो इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है मैं इस x डायरेक्शन में इतना चला हूं, ये x है और ये y है, y में इतना चला हूं। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि मैं दोनों डायरेक्शन में जा रहा हूं एक साथ, x में भी और y में भी। सेम यहां पर ये क्या ये जो ऐसे जा रहा है इसका मतलब ये x में भी जा रहा है और y में भी जा रहा है। तो अगर इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ब्रेक करेंगे, तो ये हो जाएगा a और b। अब देखो मान लिया इस e की वजह से, इस e के सॉरी इस माइनस q की वजह से बिंदु p पर यानी पॉइंट p पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E = 1/4 पाई एप्सिलॉन q अपॉन में r स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा √r² + l² का होल स्क्वायर। तो E = 1/4 पाई एप्सिलॉन q अपॉन r² + l²। देखो दोनों तरफ डिस्टेंस बराबर है, यानी इसके लिए भी क्या होगा, इसके लिए भी e होगा, यानी जो e होगा ये e1 बराबर e2 बराबर e, यानी दोनों का इस बार e क्या है, बराबर है, बराबर है ना। अब यहां पे देखो ये था e की डायरेक्शन ये है e1 की, ये वाली डायरेक्शन है e2 की, मगर हमने ब्रेक किया दो जगह, एक ऊर्ध्वाधर और एक लंबवत। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e1 sin थीटा और ये हो जाएगा e2 sin थीटा। इसके लिए ये e2 sin e2 cos थीटा और इसके लिए यही हो जाएगा e1 cos थीटा। अब यहां से समझने वाली बात है, तो जो ये दोनों हैं ये एक दूसरे के अपोजिट में हैं और इक्वल है। इक्वल कैसे हैं? क्योंकि e1 बराबर e2 है, ये दोनों इक्वल हैं, अपोजिट है तो कैंसिल होकर जीरो हो जाएंगे। वो दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, दोनों सम हो जाएगा। यानी बिंदु p पर यानी पॉइंट p पर जो टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E = e1 cos थीटा प्लस e2 cos थीटा के बराबर हो जाएगी। अब e1 और e2 की वैल्यू सेम है तो हम क्या करेंगे, E = इसको लिखें 1/4 पाई एप्सिलॉन q अपॉन r² + l² इनटू cos थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन q अपॉन r² + l² इनटू में cos थीटा। अब एक ये रहा दोनों सेम है, दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 2q अपॉन में r² प्लस में l² cos थीटा। इतना आ गया। अब हमें cos थीटा की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी ना। फिर दोबारा से क्या लेके चलते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेके चलते हैं। अच्छा तुम्हें 10th क्लास में पढ़ा होगा LAL अपॉन में KKA, इसे बोलते हैं लाल बटे कक्का, हिंदी वालों ने पढ़ा होगा हिंदी मीडियम में, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये sin cos tan इस तरह वैल्यू होती है, मतलब cos की जो वैल्यू होगी, cos थीटा की जो वैल्यू होती है वो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होती है। अब इसमें देखो ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये एंगल थीटा, ये ट्रायंगल बना हुआ है, तो इसमें बेस कितना है l और हाइपोटेन्यूज कितना है l² + r²। तो cos थीटा बराबर किसके आ जाएगा, l अपॉन में √r² + l² के। कैसा है ये आया इस पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या हम यहां पर रखेंगे, तो E = कितना आएगा, =1/4 पाई एप्सिलॉन 2q अपॉन में r² + l² इनटू में l अपॉन में √r² + l²। दोनों वैल्यू सेम है, इसकी पावर 8 है, इसकी आधी है, एक के साथ में आधी ऐड होगी तो कितनी बन जाएगी, 1.5 बन जाएगी। 1.5 कितना होता है 3.2। यानी हम क्या करेंगे, जब एक के साथ में एक और को ऐड करेंगे, आधे को ऐड करेंगे तो कितना बन के आएगा, एलसीएम में 2 और 1 3/2। तो ये जो होल पावर आएगी 3/2, तो E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 2ql अपॉन में r² + l² की पावर 3/2। इतना आ गया। अब फिर दोबारा वो वाली बात हो जाएगी कि r² जो है वो l² से काफी बड़ा है, r² जो है वो l² से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, l² को छोड़ देंगे, यानी जो r² है वो क्या है, ग्रेटर देन है l² से, तो हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है। या फिर इसको ऊपर लिख लो, है ना, इसको ऊपर लिखेंगे, जो r² है वो क्या है, वो काफी बड़ा है l² से। जब r² l² से बड़ा है तो यहाँ पे l² को छोड़ देंगे। और ये भी हमें पता है कि 2ql बराबर होता है p के, जो 2ql होता है वो p के बराबर होता है, तो इस 2ql की जगह p रख देंगे। तो E = 1/4 पाई एप्सिलॉन
तो हो जाएगा ऊपर p अपॉन में r की स्क्वायर की पावर 3 अपॉन 2। अब ये स्क्वायर है 3 अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन में r की पावर 3। ठीक है बच्चों, ये तुम्हारा चैप्टर का लास्ट डेरिवेशन था, तो तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। अच्छा एक चीज और, जो ये चैप्टर है ये कुमार मित्तल की बुक है, कुमार मित्तल की बुक है, उसी से करा रहा हूँ। अगर तुम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करना चाहते हो तो बस कुछ चेंज नहीं होगा, ये चेंज होगा इस बुक के 2 चैप्टर, उसका 1 चैप्टर है, ठीक है। उसमें करने में तुम्हें थोड़ा ये लॉस होगा, उसमें फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के गिने चुने 15 से 16 न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, और हम जिस बुक को करा रहे हैं उसमें फर्स्ट चैप्टर में ही 30 to 40 न्यूमेरिकल है। और तुम्हें पता है न्यूमेरिकल की इंपोर्टेंस कितनी होती है। इस बार का एग्जाम उठा के देख लिया होगा, लगभग 7 से 8 न्यूमेरिकल आए थे, और बच्चे बोल रहे थे सर न्यूमेरिकल, जो और बच्चे थे बोल रहे थे न्यूमेरिकल नहीं हुए, मगर हमारे पढ़ाए हुए जो बच्चे थे उन्होंने कहा था सर पेपर बहुत अच्छा गया। ठीक है, इसीलिए मैं इस बुक को प्रेफरेंस दे रहा हूँ। बाकी अदर कोई सी बुक को, किसी भी बुक की आपके प्रॉब्लम से आप शेयर करें, हम आपको क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन देंगे, आपको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए धन्यवाद, और अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू बच्चों।